us from the NCP, Ajit Dada Pawar, we have Mr. Mukesh Gandhi. Mukesh Gandhi साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. जय सिया राम सर, जय सिया राम. जय सिया राम, जय सिया राम. How are you sir? How are you? मुकेश गांधी साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं. बड़े खुश नजर आ रहे हैं. मतलब सफेद जैकेट. हम हमेशा आपके साथ खुश में है भैया. जबरदस्त. लग रहा है मसाज करा के आ रहे हैं कहीं से, फेस मसाज वगैरह वगैरह. नहीं कुछ नहीं कराता हूँ मैं. Really wonderful. भगवत गीता के पाठ कराते सबसे. और दिया जला के राम राम का राम नाम लेता हूँ जी. तो 22 जनवरी के बाद आपको क्या लगता है सर क्या होने वाला है देश में? बहुत लोग ये बोलते हैं कि देश की जो सोई हुई आत्मा है एक बार फिर जागेगी. 550 बरस के बाद रामलला एक बार फिर अपने मंदिर में विराजमान होंगे और 100% जो माहौल बन रहा है इस वक्त पूरे देश में. जी बताएं. इतने कई सदियों से, कई सालों से जो हिंदू धर्म संस्कृति, जिसको सनातन धर्म भी कहते हैं जी, उनके ऊपर जो भी धूल लगी थी वो हमारे कुछ क्रांतिकारियों ने, नेताओं ने अच्छी तरह से ये धूल को दूर किया है और एक बाबरी का ढांचा गिरा करके हिंदुस्तान में फिर से राम राज्य की स्थापना का कार्य का आरंभ किया है. और उसका साक्षात्कार अब 22 तारीख को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे तब लोगों को अवश्य मिलेगा और फिर राम राज्य का निर्माण कार्य भी साथ में शुरू हो जाएगा. ये मेरा विश्वास है. जबरदस्त. प्रदीप जी. गांधी साहब, वी वांट टू नो दैट जो इंडिया अलायंस जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये एक, जैसे आपने कहा है, एक डिवाइन, बहुत सेलेस्टियल इवेंट है ये. जैसे विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि ये पूरे यूनिवर्स मिलके इसको, ब्रह्मांड इसको बहुत बेताबी से इंतजार कर, ब्रह्मांड, स्वर्ग और पृथ्वी सब मिलके इसको देखने, राह देखने कभी हो जाए. बट इंडिया अलायंस इज बॉयकॉटिंग. इंडिया अलायंस, जैसे सैम पिट्रोडा का कहना है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत टाइम इसके लिए डिवोट करता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज में डिवोट करना चाहिए. खरगे, जूनियर खरगे कह रहा है कि राम मंदिर बना लो, राम राज्य कभी आएगा. राम राज्य तो बना नहीं, मोदी साहब नहीं बना है. सीपीआईएम कहता है कि वी आर बॉयकॉटिंग. ममता दीदी कह रहे हैं कि वी आर ऑल्सो. शरद पवार साहब कह रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, कोई राम मंदिर पे बहुत, बिकॉज दूसरे कोई मोदी साहब का रिपोर्ट कार्ड है ही नहीं, इसलिए राम मंदिर. तो ये सब आप कैसे देखते हो? इंडिया अलायंस क्या इस प्रकार से रवैये से पूरे देश में शायद वो हासिल करेंगे जो करना चाहते हैं? देखिए, ये जो अभी इतनी जोर से ऑपोजिशन कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि हम तो गलत रास्ते पे चल गए हैं. अभी एक और बीजेपी और सनातन धर्म के प्रणेता जितने भी लोग हैं वो एक सच्ची राह पे चल पड़े हैं और उनके कारण ये राम मंदिर का निर्माण हो रहा है. और ये जो लोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं ना, उसमें एक शायरी मुझे याद आती है कि यही राहुल गांधी, यही हमारे पवार साहब, यही हमारे उद्धव ठाकरे, यही हमारे मुलायम सिंह के लड़के, ये सब लोगों के बारे में ऐसा ही कहना चाहिए कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात. अभी ये ऐसे वैसे हो गए हुए लोगों को अभी अपना अस्तित्व बढ़ाना है तो वो बढ़ाने के लिए वो कुछ ना कुछ बकवास करेंगे. इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए, ऐसा है कि राम की संस्कृति जो है ना, वो जबरदस्त संस्कृति है. राम ने कभी बंटवारा नहीं किया. राम को जब वनवास कहा गया तो लक्ष्मण जी पूरा संसार छोड़ के राम जी के साथ चल पड़े और भरत को जब गादी मिली तो उसने गादी के ऊपर राम की पादुका रख करके पूरे राम राज्य का, पूरे अयोध्या का शासन चलाया. ऐसे भाइयों का, भातृत्व का और एक पत्नीत्व का, राम जी का और सीता जी का और पूरे कुटुंब जीवन का ये जो आदर्श है ना, ये मौला मौलवी धर्म वाले, मजहब वाले लोग नहीं समझ पाएंगे. उनको पता ही नहीं है कि राम एक भगवान थे, इतना ही नहीं है, पर राम एक संस्कृति है, राम एक विचारधारा है, राम एक कुटुंब व्यवस्था है, राम एक समाज व्यवस्था है और राम राज्य एक राज्य व्यवस्था है. ये लोग समझ ही नहीं पाते. इनका मुझे बहुत दुख है. लेकिन बड़ी अजीबोगरीब बात है साहब. देखिए, जो लोग अभी इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव साहब हो गए,
आदरणीय हाँ। सम्माननीय खड़गे साहब हो गए, खड़गे साहब के सुपुत्र हो गए, कार्ति चिदम्बरम साहब हो गए। चलिए राहुल गांधी जी ने तो कुछ बोला नहीं है उसके बारे में। बाकी अन्य लोग इस किस्म के जितने भी लोग हैं जो हो गए, ये सभी तो हिंदू हैं, सनातनी है ना सब लोग। तो इनको समझ में नहीं आ रहा ये लोग क्या कर रहे हैं। देखिए क्या है, हमारे हिंदू धर्म के अंदर इतनी व्यापकता है, इतनी सरलता है कि अगर आप राम को नहीं मानते तो कृष्ण को मानते, कृष्ण को नहीं मानते तो आप शिव जी को मानते हैं। इस तरह से हमारे हिंदू धर्म में तमिल में या साउथ में आप जाएंगे तो राम को नहीं रावण को मानते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि दिखाते हैं कि हम राम को मानते हैं पर वो सपोर्टर होते हैं रावण के। जी। तो ये सब सपोर्टर ऑफ रावण है, इसलिए ये सनातनी है पर वो रावण के ग्रुप में बैठ गए हैं, इसलिए इनकी प्रॉब्लम आ गई है। ये दुर्योधन के ग्रुप में है। जब दुर्योधन को कृष्ण ने पूछा कि तुम मुझे चुनो या मेरे सैन्य को चुनो, तो दुर्योधन ने सैन्य चुन लिया और अर्जुन ने कृष्ण को चुन लिया। वैसे बीजेपी और सनातनी धर्म के और जितने मानने वाले हमारे लोग हैं एनसीपी के, हम सब ने राम को चुना, लेकिन राम आखिर मंदिर में को चुना। मुकेश गांधी साहब, वाल्मीकि हाँ। रामायण अगर पढ़ी जाए और कंबन रामायण अगर पढ़ी जाए, आखिर हाँ जी। में रावण भी राम भक्त बन गया ना। जाने हाँ के जी। पहले रावण भी तो राम भक्त बना। भैया ऐसा है, ये जितने भी ऑपोजिशन वाले हैं जो आज इतना चिल्लाते हैं क्योंकि उनको अपनी सत्ता लानी है और जो रही सही सत्ता हाथ में है उनको टिकाना है, इसके लिए वो इनके खिलाफ बोल रहे हैं। बाकी अंदर से तो सब राम राम ही कहते हैं, राम के कहे बिना कोई चैन ही नहीं होने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ इस बार मोदी जी 400 सीटों के ऊपर लेके आएंगे इस बार लोकसभा में लगातार। देखो मोदी जी 400 सीट के ऊपर लेके आए कि नहीं लाए, ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है। इसीलिए आपसे कर रहे हैं चर्चा। हम नहीं, इसीलिए आपसे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि चर्चा का विषय है सर। नहीं, इसीलिए मैं भी ये कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी 400 सीट लेकर के आए, इसके अंदर नरेंद्र मोदी जी का भला नहीं है, हमारे देश का भला है, हमारे लोगों का भला है। हमारे भारत देश और हमारी परंपरा संस्कृति को टिकाने वाला एक मसीहा जो आया है, उसको समर्थन देके 400 से बढ़ाकर सीट हमको लानी ही पड़ेगी। ये मोदी जी तो अपना कार्य कर रहे हैं, पर राम ने तो जब राम सेतु बनाने का था तो पत्थर पे राम लिख के दे दिया, फिर हनुमान जी को और वानरों को बोला कि आप अभी करते जाओ और राम सेतु बन गया। वैसे भूल जाते हैं सर, आप नल और नील को भूल जाते हैं बेचारे दोनों आर्किटेक्ट। सर मुकेश गांधी साहब, आपको तो मालूम है वो बेचारे आर्किटेक्ट का नाम ही नहीं आता कहीं। नल और नील दोनों आर्किटेक्ट थे राम सेतु के, उसको क्यों भूल जाते हो? नहीं, वो तो आपको है ना, आप जर्नलिस्ट के बादशाह हो, तो आप नहीं याद कराओगे तो कौन करेगा? लेकिन एक चीज तो है साहब, एक चीज तो है, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। अभी 138वीं वर्षगांठ मनाई कांग्रेस ने, 139वें साल में अब जा रहे हैं। अब इतनी बचकानी हरकत क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस को यह तो मालूम होना चाहिए, अरे गांधी जी को पढ़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। मुकेश गांधी साहब, मैं आपको बोलता हूं, गांधी जी को बोल दीजिए। गांधी जी कहते हैं राम बिना भारत नहीं है, ये गांधी जी ने लिखा है। तो ये अपने ही महात्मा जी को नहीं मानते तो फिर किसको मानेंगे मुकेश गांधी साहब? देखिए ऐसे है कि गांधी जी के मुख में अंत समय में हे राम शब्द लिखा, उन्होंने कह दिया क्योंकि उन्होंने जीवन भर राम के नाम की जपमाला की थी, इसलिए उनके मुख से राम निकला। अभी ये जो कांग्रेसी का लीडर्स हैं आज के हमारे, उनको वो जाते हैं गांधी जी की समाधि के ऊपर, पर वो भी वहां भी लिखा हुआ हे राम पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ करके उनको सहन भी नहीं होता है। इतने नास्तिकवादी और अगेंस्ट हिंदू रिलीजन बन गए, वो बड़ी शर्म की बात है। मुकेश गांधी साहब, ये अगेंस्ट ये नास्तिक वाली प्रवृत्ति है या उनको डर लगता है कि अगर हम हे राम कहेंगे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा? मुझे तो लगता है उल्टा है, अगर आप हे राम कहोगे तो मुस्लिम वोट ज्यादा मिलेगा, मुझको तो ऐसा लगता है मुकेश गांधी साहब। देखिए ऐसा है कि यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान भी अभी धीरे धीरे करके दो घटों में बट गए हैं जी। ऐसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक कविता मुझे याद आती है, जरा मुझे साहित्य का प्यार है जी, बोलिए। हमारा हिंदुस्तान है ना, वो बहुत एक अलग टाइप का है। एक उर्दू शायर ने लिखा था, मैंने बहुत कॉलेज के टाइम में पढ़ी हुई एक कविता है
कि मैं मंदिर के ऊंचे शिखरों से और मस्जिदों के ऊंचे मीनारों से प्यार की पुकार देता रहा। हिंदुत्व मेरे आचरण में था, इस्लाम मेरे व्याकरण में था, तो फिर कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और कुरानी आकाश पर अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं और एक ही संस्कृति को विभिन्न घटकों में बांटते हैं? कौन है वो लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और कुरानी आकाश पर बंदूकों का शोर उठाते हैं? गांधी साहब आपने दो चीज बोले कि मुसलमान दो हिस्से में बटा हुआ है। आज हमने हाँ जी, ओवैसी का स्टेटमेंट सुना हमने, जिसमें ने कहा कि 550 साल से हम ऐसी मस्जिद में कुरान का रिसाइटल करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, आज ये क्या हो रहा है आप सब देख रहे हो। और दूसरे एक इससे मुसलमान का है जो कहता है कि हमें कोर्ट ऑर्डर मंजूर है, कोर्ट ने जो कहा है हम उसको बिलीव करते हैं, हम भूल गए, ये कोर्ट ने बोला है कि राम मंदिर बनेगा, वी आर हैप्पी। तो ये दो चीज है। एक ओवैसी ये कहना है कि लोगों को कि आपके दिल में और हमारे दिल में जो गूंज रहा है, जो चल रहा है, हम ही को पता है कि अब ये मस्जिद 550 साल के बाद राम मंदिर। आप इसको कैसे देखते हैं? इज इट गोइंग टू स्प्रेड? ये क्या स्प्रेड होगा? देखिए, ऐसा है कि ओवैसी अपना एक जिया का भूत जो है उसके अंदर शरीर में प्रवेश गया है ना, वो लेकर के वो समझता है कि मैं पूरा मुसलमानों का नेता बन जाऊंगा। इसके लिए वो जिया की तरह, जिस तरह से जिया ने गांधी जी को, नेहरू जी को और आखिर में सरदार पटेल जी को भी, वल्लभ भाई पटेल जी को भी डीच किया, ऐसा ही काम आज के युग में ये ओवैसी कर रहे हैं। पर आप एक समझ लेना, आप एक बात समझ लेना कि हमको हमारे देश में मस्जिद हमने गिराई नहीं है, हमने एक ढांचा गिराया है। जो राम मंदिर के हमारे जो जन्म स्थल के ऊपर बनाया गया था वो ढांचा गिराया गया है। और दूसरी बात है कि मुसलमानों के धर्म में भी, कुरान में भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपको मस्जिद में जहां बैठते वही नमाज पढ़ते हैं। उन्होंने तो इतना बड़ा व्यापक विचार दिया है मुस्लिम कुरान के और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कि भाई सारी धरती तुम्हारी है, तुम कहीं भी जाकर के बैठ करके, कहीं भी जमीन पे बैठ करके तुम नमाज पढ़ सकते हो। और ओवैसी कहता है कि वो जो मस्जिद में नमाज हम पढ़ते हैं वो नमाज में ऐसा हुआ वैसा हुआ करके हम सबको भड़काने का जो काम करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। वो मैं उसके खिलाफ हूं। आगे जाके जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी साहब अयोध्या रामनगरी गए थे, रामनगरी जाके एयरपोर्ट खुला स्वामी वाल्मीकि जी के नाम पे, फिर जो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और ये सब 15,500 करोड़ का प्रोजेक्ट वहां पर डिक्लेयर किया अयोध्या में, रामनगरी में। और पर मोदी साहब वहां पर भी गए। मीरा मांझी एक गरीब घर में जाके मोदी साहब चाय पिए। मीरा मांझी को पूछा उन्होंने कि आप क्या बनाए हो? ये उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी थे जो 10 करोड़ की थी। तो ये राहुल गांधी जी का आरोप था कि मोदी साहब लोगों से मिलते नहीं, मोदी साहब लोगों से रूबरे नहीं होते। क्या मोदी साहब एक गरीब परिवार के घर में जाके दिखा दिया पूरे देश को और पूरे दुनिया को कि किस प्रकार से रूबरू होकर गरीब से गरीब का जो हमने लाभार्थी बनाया, बेनिफिट स्कीम दे दिए। हम सिर्फ राम के बात नहीं कर रहे, हम अपने स्कीम्स का ये शोकेस भी कर रहे हैं। कैसे देखते हो आप इस चीज को गांधी साहब? देखिए मोदी जी ने जो भी स्कीम बनाई है वो पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए, वो हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्त, ईसाई, जो भी बौद्ध धर्म, जो धर्म के मानने वाले होंगे सबके लिए बनाई है। उन्होंने 140-150 करोड़ के लोगों के लिए स्कीम बनाई है। उन्होंने कभी भी हमारे लाल किले से ऊपर के प्रवचन में, उन्होंने भाषण में कभी ये नहीं कहा कि मुझे बीजेपी को वोट देने वाले सिर्फ 100 करोड़ लोगों, हिंदुओं को मैंने ये स्कीम देनी है। तो ये मोदी जी का बड़प्पन है, ये इन लोगों को समझना चाहिए, मुस्लिम लोगों को भी समझना चाहिए। आज मेरे तो कई मुस्लिम दोस्त हैं और वो खुद कहते हैं कि हमको मुस्लिमों को, हमारा टैक्स पेइंग भी कम है हिंदुओं के कंपैरिजन में, फिर भी हमको मुस्लिम लोगों को, हमारी जो लोअर कम्युनिटी है, जो गरीब कम्युनिटी है, उनको मोदी जी की स्कीम से इतना बेनिफिट मिलता है
कि सब आत्मनिर्भर होकर के स्वमान की जिंदगी जीते हैं, बीमारी में दवाई पा सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन में उनका मेडिकल फ्री होता है, और सारी योजनाओं का लाभ जितना कभी कभी कई कुटुंबों में, यूपी में, एमपी में, आप कहां जाएंगे, राजस्थान में, तो आपको पता चलेगा, गुजरात में भी आप जाइए तो देखना कि हिंदुओं से भी ज्यादा मुसलमान लोग ऑर्गेनाइज्ड है, थोड़े कम्युनिटी स्पिरिट ज्यादा, थोड़ी उनमें एकता है, तो वो लोग जाकर के सारी स्कीमों का लाभ लेते हैं और फिर मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी को वोट नहीं देते हैं। और जी आज तक जो कांग्रेस ने मुस्लिमों का शोषण किया है, एक्सप्लॉइट किया है मुस्लिम वोटर्स बना करके, जिन्होंने कुछ नहीं किया मुसलमान लोगों के लिए, और उनको वोट देने को जाते हैं। गांधी साहब, तो ये गलत है ना। शरद पवार साहब ने कल ही कहा कि मनमोहन सिंह एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जिनके दिल में किसानों के लिए बहुत जगह था, किसानों के लिए बहुत मनमोहन सिंह का एक वीक पॉइंट था। उन्होंने कहा कि अमरावती में फार्मर्स सुसाइड हुआ था, अमरावती में जब मनमोहन सिंह जी को मालूम पड़ा तुरंत अमरावती आए तभी, और ये सब इंसिडेंसेस, फार्मर्स सुसाइड वगैरह इंसिडेंसेस सोच समझ के जो 72,000 करोड़ फार्मर्स किसान के लिए जो वेव ऑफ आया था, बोले कि मनमोहन सिंह के माध्यम से हुआ था, और मनमोहन सिंह के दिल में बहुत पीड़ा थी जब किसान के सुसाइड वगैरह, और वो आलोचना कर रहे थे इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी का कि मोदी साहब में ऐसे गुण नहीं, जो किसान प्रेम नहीं है, किसानों के लिए करने का वो दिल नहीं है। तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हो? शरद पवार साहब कहना कि मनमोहन सिंह वाज मोर कंपैटिबल टुवर्ड्स द पुअर, कंपैशनेट। देखिए, ऐसा है कि शरद पवार जी ने जो कहा वो बात सच है कि मनमोहन सिंह के समय में शरद पवार जी कृषि मंत्री थे, लोगों को लाभ लिया, 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया। पर मुझे एक बात बताइए कि इतना कर्जा माफ किया तो जो अनटू द लास्ट जो फार्मर थे उसको लाभ मिला? कि जितनी कोऑपरेटिव बैंकों ने घोटाला किया हुआ था और जहां से किसानों ने लोन ली थी उनको फायदा हुआ? किसको फायदा हुआ? ये कभी इन्वेस्टिगेशन का भी एक टॉपिक है, क्योंकि किसानों को अनटू द लास्ट देने के लिए कोई सिस्टम ही हमारे देश में उस वक्त नहीं थी, जो आज मोदी जी ने इतने जनधन योजना बना करके लोगों के बैंक अकाउंट खोला के लोगों को दिए, और किसानों के बेनिफिट के लिए आज जो नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्यक्ष अपनी गवर्नमेंट के थ्रू जो काम किए हैं ना, वो जबरदस्त प्रशंसनीय है। और किसानों के पास जाकर के भी आप देखो, आज भी यहाँ का शिंदे सरकार है हमारी महाराष्ट्र में, शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी के मिलके, इन्होंने किसानों के लिए इतनी योजनाएं बनाई है, और हर वक्त जब भी किसानों को कुछ प्रॉब्लम आता है तो हमारे सब नेता लोग वहां जाकर पहुंच जाते हैं, असेसमेंट होता है, उनका पंचनामा होता है और उनको तुरंत मदद दी जाती है। वो जब 72,000 करोड़ दिया तो उसके बाद में भी आप देखो कि कितने किसानों ने आत्महत्या की थी उस टाइम में, पवार साहब के समय में। क्यों की थी? क्योंकि ये योजना का लाभ, वो पैसे का लाभ अनटू द लास्ट किसान तक, गरीब किसान तक नहीं गया था। जो आज जा रहा है ये मोदी जी की श्रेष्ठता है, ऐसा मुझे लगता है। जी, शरद पवार साहब का कहना है कि जो अलायंस है, प्रकाश अंबेडकर जी साथ में जुड़े हैं एमवीए के साथ, और ये विनिंग कॉम्बिनेशन है। शरद पवार साहब कहना है winds of change has come, winds of change has come in Maharashtra and the entire country, और 2024 उस चीज को दिखाएंगे। तो आक्रोश मोर्चा, बोले किसान शेतकरी आक्रोश मोर्चा, शेतकरी आक्रोश मोर्चा ये एक जन आंदोलन बन गया है। ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश में ये शेतकरी आक्रोश मोर्चा जाएगा और सक्सेसफुल हो रहा है। तो आपको ये शेतकरी आक्रोश मोर्चा क्या इतना बड़ा चीज बनेगा? विंड्स ऑफ चेंज हो जाएगा कि सरकार हिल जाएगा, सरकार गिर जाएगा, ट्रिपल इंजन भी गिर जाएगा और सेंटर में भी जाएगा सरकार? गांधी साहब, हाउ डू यू सी द स्टेटमेंट? कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना, ऐसा आप सुनते रहो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लिख के रखना। क्योंकि ये सब बुलाए हुए ट्रक देकर के लाखों करोड़ों का स्पेंड होता है इसके पीछे, ये रैलियों के पीछे, और वो सब बुलाए हुए इकट्ठे किए हुए लोग हैं। जन आक्रोश होता है ना तो स्वयंभू होता है, वो जन आंदोलन स्वयंभू होता है।
आज जो भी महाराष्ट्र में या देश में जो आक्रोश रैलियां ये जो सब कर रहे हैं ना, ये स्वयंभू नहीं है, ये पैसे की नोटों का बंटवारा है और गरीबों का एक्सप्लॉइटेशन है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। ये आक्रोश बाक्रोश में कोई दम नहीं है। लेकिन खाली मुकेश गांधी साहब आज की तारीख में जो सरकार है महाराष्ट्र में, हाँ जी, अब ये मराठा आरक्षण का जो मसला है ये तो जरा पेचीदा हो गया सर थोड़ा सा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि फरवरी में स्पेशल सेशन होगा। अब फरवरी के पहले अगर आचार संहिता लग गई तो तकलीफ होने वाली है, और स्पेशल सेशन असेंबली का अगर आप बुला भी लेंगे तो जब तक उसकी एंडोर्समेंट नहीं होती है पार्लियामेंट्री सेशन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा से, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अमेंडमेंट उनको लानी पड़ेगी। और इस बार लोकसभा का तो सेशन होने वाला नहीं है, लोकसभा का सेशन होगा सिर्फ 1 या 2 घंटे का होगा, दैट विल बी ओनली फॉर अ वोट ऑन अकाउंट, उस पर कोई डिस्कशन होने वाला नहीं है, क्योंकि इस साल तो बजट प्रेजेंट नहीं होगा। तो फिर हाउ विल यू सॉल्व इट सर? ये जो मराठा रिजर्वेशन की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये जैसे लास्ट टाइम गुजरात के इलेक्शन के पहले जैसा मैसअप हो गया था पाटीदारों का, पटेलों की जो मूवमेंट जैसे मैसअप हो गई थी ना, आज उसी प्रकार से महाराष्ट्र में भी ये मराठा आंदोलन की मूवमेंट पूरी मैसअप हो गई है जी। और मुझे मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे तो ये मार्च 24 का जो इलेक्शन है लोकसभा, उसके पहले इसमें कोई सॉल्यूशन दिखता नहीं है मेरे पर्सनल व्यू से जी, क्योंकि गवर्नमेंट और ये आंदोलनकारी ये सबका सहयोग होता जी, और कोई समझ होती तो इसमें कुछ कार्य बनता था। अभी जो सरकारी अधिकारी है, चीफ मिनिस्टर से लेके जितने भी अधिकारी है, वो अपना रवैया पकड़ के बैठे हैं और आंदोलनकारी अपना रवैया लेकर के बैठे हैं। इनका समाधान लाने वाला कोई जीनियस इसके बीच में नहीं है। वी रिक्वायर सम जीनियस। आज शरद पवार साहब अगर न्यूट्रल रहे होते और उन्होंने किसानों के प्रति सच्चा प्यार किया होता ना, तो मुझे लगता है कि ही वुड बिकम द हीरो। कि एक न्यूट्रल आदमी के एक व्यक्तित्व की आज महाराष्ट्र को जरूरत है। आज शरद पवार में वो व्यक्तित्व है, वो एक करिश्मा है, वो कर सकते थे, पर वो सिर्फ राहुल गांधी और कांग्रेस की फेवर में चले गए। शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी टूट गई। माने फ्रैक्शंस पॉलिटिक्स ने पूरे महाराष्ट्र का वातावरण बहुत बिगाड़ दिया है। और अभी कोई ऐसा व्यक्ति करिश्मा आवे कि जो आकर के इसको न्यूट्रलाइज करे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस या एनसीपी, बीजेपी सब पार्टियां जो भी मेहनत कर रही हैं अभी, पर ये लोकसभा की इलेक्शन के पहले कुछ सॉल्व होगा। और लोकसभा इलेक्शन के बाद भी बड़ी तकलीफ होगी सर, इतना जल्दी इतना आसान तो होने ही वाली है, ये होने वाली है, क्योंकि इश्यू बहुत जबरदस्त है रिजर्वेशन का। इससे तो लोग भी आज, आप कल ही मैं अभी 31 की दिसंबर को हम तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, कई दोस्त हम इकट्ठे होकर के बैठे थे तो तब वही बात हुई कि रिजर्वेशन के कारण हमारे एक डॉक्टर दोस्त ने बोला कि मेरे 3 लड़के इतने होशियार है और आज इतने क्वालिफाइड है कि वो फॉरेन चले गए। बोलते कि रिजर्वेशन इसके चक्कर में हमको यहाँ कोई पोजीशन ही नहीं मिल रही है, कोई काम ही नहीं मिल रहा है। करेक्ट। तो आज क्या हो जाएगा कि जो इंटेलिजेंट है, जो कैपेबल है, वो अगर सवर्ण वर्ग में आ गए तो फिर बाद में ये हमारा ब्रेन ड्रेन होना चालू हो गया है आज कितने सालों से। आप देखो हिंदुस्तान से कितने इंजीनियर और डॉक्टर चले गए हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज। और जो कैपेबल नहीं है ऐसे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, बाद में जो प्रॉब्लम आती है वो भी एक बड़ी समस्या है। Sir, the entire National Health Service of Great Britain is run by Indians. हाँ, Indians run it. तो ये क्या है? ये रिजर्वेशन को तो एक दिन है ना, ये जीरो टॉलरेंस पे ला लेना पड़ेगा और हिंदुस्तान में कोई रिजर्वेशन ही नहीं है ऐसा नया आएगा ना, तभी ये हिंदुस्तान का कल्याण होगा, ऐसा आम जनता का आज मानना भारत न्याय यात्रा है। भारत न्याय यात्रा, गांधी साहब, भारत न्याय यात्रा। आप हंसने लगे। आप क्या न्याय मिलेगा? भारत न्याय। राहुल गांधी जी ने नागपुर में महारैली में कहा है तैयार हम तैयार हैं। और मणिपुर से लेके मुंबई तक
जबरदस्त तरीके से भारत न्याय यात्रा, और न्याय में उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन इश्यू और स्पेशली जातीय जनगणना, बोले मोदी साहब डर रहे जातीय जनगणना से। तो ये रैली कितना न्याय देगा? हाउ डू यू सी गांधी साहब? देखिए, एक तो उन्होंने राहुल गांधी को जो भी सलाह देने वाले होंगे, उन्होंने मणिपुर से ये जो चालू किया है, मेरे ख्याल से मणिपुर में मणिपुर का पूरा आप इतिहास देखेंगे तो आपसा की जो मूवमेंट हुई और 2008 में मनमोहन सिंह ने मणिपुर में जो स्कीम डाली और वहां की जो 4 जनजातियां हैं, जो एक वैली में जो है ना, वो कौन कौन है अपना, एक तो मणिपुर में सब लोग हैं, नागा ट्राइब, कुकी और नागा कुकी कांगलाई, ये सब जो है मणिपुर में। अभी इनके कारण क्या हो गया है कि पूरा कांगलाई पार्क का नाम भी मणिपुर बनाया गया। पहले वो वहां हिंदू राजा थे, फिर बाद में बर्मा के लोगों ने उनके ऊपर चढ़ाई की। ये पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे मणिपुर का, और आज वो जो वैली है, वो वैली में ये कांगा लोगों की ज्यादा मेजोरिटी है, और बाद में जो डुंगरा प्रदेश है, डुंगरों वाला जो पहाड़ीला विस्तार है, उसमें सब अलग अलग लोगों वहां पर कुकी है, वहां कुकी है, और मिताई ट्राइब को प्लेन्स में रखा हुआ है। अभी ये लोगों का अंदर का झगड़ा है। फिर बाद में ये बहुत बड़े मणिपुर का इतना इश्यू है कि आज तक मेरे हिसाब से बीजेपी भी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाई है। और सबसे बड़ा इशू है सर, सबसे बड़ा इशू वहां पे ड्रग्स का बहुत बड़ा बर्निंग इशू है। इसमें कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया। अमित शाह जी तो खुद जाके आए मणिपुर, उन्होंने कहा, योजना बनाई, और मनमोहन सिंह जी ने जैसे उसको एक्सटेंड किया था, वैसे इन्होंने भी वही पॉलिसी के ऊपर आगे चले और ये पूरी बातों को एक्सटेंशन दे रहे हैं, सब जातियों को मिलाने का काम कर रहे हैं। पर ये बहुत मुमकिन कार्य आज की तारीख में दिखता नहीं है। और मेरा वो इश्यू कल भी हिंसा हुई है वहां पे। हाँ, कल भी 6 लोग मर गए हैं जी। अभी क्या है, देखिए कि मणिपुर जैसे सेंसिटिव एरिया से अगर वो राहुल गांधी अगर मोदी जी को ब्लेम दिलाना चाहते हैं, अव्यवस्था दिखाना चाहते हैं, तो मणिपुर से बंबई तक आने में मुझे तो लगता है कि बहुत बड़े कंट्रोवर्सी होने वाली है। बहुत बड़ी न्याय यात्रा के नाम पे अन्याय के सामने विरोध करने के करते करते इतना बड़ा वॉर होने वाला है कि कहीं इलेक्शन आने से पहले कोई सिविल वॉर की पोजीशन कहीं खड़ी ना हो जाए, ऐसा मुझे तो डर लगता है। क्योंकि एक बाजू में मोदी जी का राम यात्रा का जो विचार है और कार्य है वो शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण है, और राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा नहीं है, पर भड़काने वाली है, शोला उगालने वाली है, आग लगाने वाली है। और ये यात्रा से विघटन बढ़ेगा, विसंवाद बढ़ेगा और विग्रह भी बढ़ेगा, और उससे बहुत बड़ा हमारा आने वाले इलेक्शन में डैमेजिंग फैक्टर खड़े होंगे और हमारा आने वाला इलेक्शन बहुत डिस्टर्ब्ड होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लगता है कि क्या इसको अलाउ करेंगे मणिपुर से शुरू करना? मुझे तो लगता है कि वहां पर, क्योंकि अभी दोबारा कर्फ्यू लगने की स्थिति बन गई है, क्या इम्फाल से शुरू करने की भी इजाजत देंगे राहुल गांधी को? मुझे नहीं। देखिए क्या होता है, नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे जो इश्यू आज तुम्हारे मनमोहन सिंह और जवाहरलाल नेहरू के टाइम से कोई सॉल्व नहीं कर सका, आज अमित शाह जी भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी वो सॉल्व नहीं हो रहा है। सब उसके पीछे लगे हुए हैं, और वहां धर्म और मजहब के नाम पे वापिस आप झगड़ा लगाने का काम करेंगे, और उसको लाते लाते बंबई में भी यही मराठा और ओबीसी का झगड़ा ये भी बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी न्याय यात्रा हमारे देश में मंजूरी नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और मैं तो इसीलिए चाहता हूं, इन योर ओपिनियन द न्याय यात्रा शुड बी बैंड? नहीं, नॉट बैंड, वी कैन नॉट से, बिकॉज हमारे यहाँ लोकशाही है। पर मैं तो ऐसा चाहता हूं कि कल मोदी जी की इतनी मेजोरिटी आ जावे कि ऐसे न्यूसेंस वैल्यू वालों को वो सीधा बैठ कर देंगे, चुप मीन्स चुप, दे शुड नॉट डू एनीथिंग। ऐसा एक पावर इस देश में अभी जरूरत है, क्योंकि बहुत सहन कर लिया हिंदुस्तान के लोगों ने। हमारे मंदिरों को बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को पनपने के लिए हमको मुसलमानों से हाथ जोड़ना पड़ता है।
जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में और हमारे हिंदुस्तान में कितनी हमारे मंदिर तोड़ दिए, और आज वो ओबीसी और उसका चमचा है हमारा महाराष्ट्र का वो पठान आकर के कुछ भी बोलता है और टीवी की दिल्ली की चैनलों में कुछ भी अनाप शनाप बात करता है और हमको सुनना पड़ता है। हमारी भी टॉलरेंस लेवल कितनी तक चलेगी आपको मालूम नहीं है। आज अभी हिंदुओं में भी धीरे धीरे जो बाला साहब ठाकरे जी ने जो पहले शुरू किया था, वो मोदी साहब तो एक सहिष्णुता, प्रेम, बंधुत्व की भावना से हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते थे, पर बाला साहब ठाकरे जी ने तो गर्व से कहो हम हिंदू है करके एक फैनेटिज्म भी खड़ा करना चाहा था। आज वो फैनेटिज्म भी अभी धीरे धीरे हिंदुओं में बढ़ रहा है, क्योंकि मुसलमान हद से ज्यादा अभी हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान को कोसते हैं और हिंदू धर्म को अमान्य करने का जो प्रयत्न करते हैं, और ऐसे राहुल गांधी जैसे न्याय की यात्रा के नाम से फिर से देश को विघटित करने का काम करते हैं ना, वो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है। राइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं, सॉरी मैं थोड़ा एग्रेसिव जरा बोला हुआ है इसके लिए। मेरी बस उम्मीद यही है, आपकी भी शायद यही उम्मीद होगी अंदर से, कि भाई किसी भी तरीके से अगर वो न्याय यात्रा शुरू भी होती है तो उससे कुछ गड़बड़ ना हो भाई, सब शांति स्थापना करें, शांति से सब कुछ चले, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। लेकिन आप न्याय यात्रा कर लीजिए, अन्याय यात्रा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आने वाले तो मोदी जी हैं, सीधी बात है। 100%, ये तो हम एक साल से बोल रहे हैं। और जब हम सबसे पहले इसको बुला करते थे, लोग हमारे पे हंसा करते थे, हम यहाँ पे बुला करते थे यार 350 से ज्यादा सीट आएगी इस बार मोदी जी की, एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग एट अस कि क्या बोल रहे हो। अरे आपकी वाणी में साक्षात्कार है, ताकत है, और आपकी वाणी हमेशा सच पड़ती है। सर पड़ती है। 2019 में मैंने कहा था 300 प्लस, हर एक कोई बोल रहा था नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, और मैं आपको बता रहा हूं ये बालाकोट स्ट्राइक के बहुत पहले बोला था, एक साल पहले बोला था 300 प्लस, नोबडी कैन स्टॉप इट। देखिए 303। मैं आपको बताऊं 2002 में जब आरकेबी शो शुरू हुआ सहारा पर, मोदी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, 2002-2003 से हम लोग बोल रहे हैं कि एक दिन नरेंद्र मोदी बनेंगे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री देश के। आपको मालूम नहीं है, जो मुझे गालियों में नहलाया जाता था हर जगह से तो मैं कहा भाई जो मुझे ग्राउंड पे दिख रहा है मैं वही बोलूंगा ना। अगर मुझे ये दिख रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इंडिया शाइनिंग सरकार वापस नहीं आ रही है तो नहीं आ रही है यार, मैं क्या करूं, मेरी गलती नहीं है भाई। बरोबर है। See, you are a visionary. You are analyzing the things and you put the vision to the front of the people in the society. जी। और दूसरा एक राजीव जी आपको बोलूं, देखो ऐसा है 22 तारीख को राम राज्य है, राम की राशि भी आ रहे है और आपकी भी आ रहे है, और आपके शो की राशि भी आर के भी शो भी की है, तो मैं इतना कहूंगा भी आर का जय जयकार होने वाला है। नमस्कार सर, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। थैंक यू वेरी मच सर, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, एंड आई होप टू सी Happy New यू Year. all of us, Pradeep ji, myself, the entire team, we hope to see you at our office. Yes, must have a we cup are of coming. coffee or tea with us. लास्ट वीक में मैं आउट ऑफ टाउन था इसलिए मैं नहीं आ सका, ये वीक में मैं जरूर आता हूँ। आइए सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। Well, that was nice. But really speaking, do you think Rahul Gandhi should actually start his Nyaya Yatra from Manipur now? I mean, Sir, what is the best option? That's the best option for them. Three people have been killed just yesterday. Yes, and they're trying to highlight that Prime Minister Modi is not concerned about Manipur. मणिपुर के लिए आप अपने प्रचार में जाएं। आज भी राहुल गांधी वगैरह का ट्वीट था कि you are only concerned about your प्रचार, you're not concerned about मणिपुर। लेकिन राहुल गांधी जी के जाने से वहाँ कहीं स्थिति भड़काऊ ना हो जाए, ये कहीं। Sir, politics is all about winning. It doesn't matter how many people die or how many are alive. I hope it doesn't happen, Pradeep ji. I hope everybody remains safe, and I hope everything is all right. तो सही है कि हम चाहते हैं नॉन-वायलेंट इंडिया should never be violent. और आप न्याय यात्रा कर लीजिए, जो मर्जी यात्रा कर लीजिए, कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है जब तक आप इंडिया अलायंस में रहेंगे। I don't know how the Congress can't see it. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग जो हैं, और जैसे तृणमूल कांग्रेस है, आई एम श्योर दे आर एबल टू सी इट कि इंडिया अलायंस से उनका कोई फायदा नहीं होने वाला।
Let's be very clear. Congress is very much focused. They know what to do. Yes. Sharad Pawar said make Nitish Kumar the convener. They made Mallikarjun Kharge the convener. नहीं कभी कन्वीनर ऑफिशियली नहीं बनाएगा. No, but they announced their candidate. उन्होंने कांग्रेस ने कहा कि he is the convener. Yes. No, He's the senior most leader. He is the convener. And when the Congress says that he is the convener, that means they have rejected Sharad Pawar's request. He is the convener. Yeah, they have rejected Sharad Pawar's request. Otherwise एकला चल हो रहे हैं. क्या है? Yes, they have rejected. Clear कर reject कर दिया और शरद पवार जी का request. नीतीश कुमार को convener बना. नीतीश कुमार is totally अपने लफड़े में means अपनी समस्याओं में उलझे. अब जो भी है सर, ऐसा है. मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस को अकल आएगी और इंडिया अलायंस को नमस्कार करेंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस तो उनको नीचे लेके आने वाली है. अभी देख लीजिए अखिलेश यादव जी, उनके मौर्य साहब और ना जाने कितने और लोग श्री राम के खिलाफ क्या क्या बोल रहे हैं. और तो और छोड़िए, एक साहबजादे हैं, एक साहब हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मां सरस्वती के बारे में क्या क्या बोला है. वो कहते हैं शी इज ऑफ लो मॉरल कैरेक्टर, ऐसा बोला है उन्होंने. मतलब एक मुस्लिम एमएलए हैं समाजवादी पार्टी के. The entire India alliance आप देखोगे, nobody wants to promote the Congress because they are offroots of the Congress, the offshoots of the Congress. चाहे वो आप ममता दीदी को देखो, she was from the Congress, शरद पवार was from the Congress, लेकिन YSR, KCR, they were all part of the Congress. आपकी बात चुस्त दुरुस्त है, but why are they promoting the BJP? Because मैं कांग्रेस को आप ना प्रमोट करिए. it's safer with the BJP around. क्योंकि They're not using their votes. अरे भाई, जिस प्रकार समाजवादी पार्टी श्री राम को, मां सरस्वती को और बाकी हिंदू देवी देवताओं को जिस प्रकार उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिस प्रकार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का काम इतना आसान कर रहे हैं, इतना आसान कर रहे हैं. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 80 की 80 सीटें जो है इस बार कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी. 80 आउट ऑफ 80 इन उत्तर प्रदेश. और हो सकता है महाराष्ट्र में भी, जहां पर ये लग रहा है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी महाराष्ट्र में, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी मेहनत की जा रही है कि ना चाहते हुए भी सारे वोट बीजेपी को पड़े. मुझको तो ऐसा लग रहा है सब. I don't know. I've been wrong before, but I don't think this time I will be wrong. I don't think, at least for the last 3 Lok Sabha elections, I've been absolutely correct. But in this one, I don't know. But I still feel Mr. Modi will come back with 350 plus seats. It might even cross 400. You never know. If these guys continue in the same vein, and if there is an India alliance, Mr. Modi does not even need to do any work. All his work will be done by the India Alliance partners. India Alliance के जितने partners हैं, वो सब मोदी जी का काम करेंगे, याद रख लीजिएगा. Right, time for us to go. But before we go, we'll take some comments. कुछ responses आए हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं. जरा 5 responses आज आप दे दें. To read out more will be very dicey. We'll leave the rest for tomorrow. देखें, आप अपने comments भेजते रहें. Subscribe करें चैनल को please. We all depend upon you. अगर आप हमारे साथ हैं तो हम लोग हैं. हमारा जो वर्चस्व है, हमारी जो एग्जिस्टेंस है, सिर्फ आप लोगों की वजह से है, यानी हमारे दर्शकों की वजह से. लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ द कमेंट्स. कैन वी टेक अ लुक प्लीज? सुहाना खान अगस्तनंदा, जरा फॉर न्यू ईयर वेकेशन, इजंट दैट? ओह, व्हाट इज द कमेंट? कैन वी सी दैट प्लीज? लव यू बोथ, लवली. चित्रा दमयंती. Okay, she spells in the South Indian way, Damayananthi. 4603. Uddhav will not be in Ayodhya on January 22. That's what Mr. Anand Dubey said, if you remember. Pradeep. Yes. Anand Dubey sahab. Thank you media. Good morning all of you. God bless you all. Most honorable sir, you don't insult your mother's heart. Thank you. Who is this? Narayan Murthy Karukala 2809. Who insulted his mother? Rahul unites all communities but will come castes. Moliks. That's supposed to be a sarcastic comment on Mr. Rahul Gandhi. He unites everybody but he still wants to count the castes. Well, that's the way the entire finance ministry is structured. What do? Modi's effort to bring back a great going, Ali Bhai. Congratulations and best wishes for your future endeavor. That looks like, can you read that? Toon animation. Right, that's it. Ali Darwala Sahab, our old friend, who has just been awarded and rewarded by the BJP. Ooh, look at that. Oh, I think we should leave this for tomorrow. I'm so disappointed in Nepal to see how Marathas
which is the most wealthy and politically representative community, is blackmailing the government on reservation issue. They feel pride in asking for reservation. Ideally, they should feel ashamed for asking for reservation. Baba Saheb Ambedkar himself had clearly said that reservation should be abolished. He had said in 10 years, 50 years nahi, 10 years bola tha. Jarange Patil is a stooge created by Senior Pawar, who in his 50 years of political life and position of power for several years has done nothing for the Marathwada reservation, and this Jarange Patil has gone beyond all levels of decency. He says that if he and his activists are blocked from entering Mumbai, he and his activists will go and sit in the home of Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister. What kind of language is this? This nonsense should not be tolerated. This stooge of Senior Pawar should be put behind bars. So says Jagjit Mahabal. Jagjit Mahabal 6430. Yes. All right, that is somebody who does not like Mr. Jarange Patil. Right, that's just about it. That's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम। जय श्री राम।